गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकुंद भारद्वाज फ्रॉम डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज के वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए चैप्टर शुरू किया था। 9th में था हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और 10th में सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से हमारे पास चैप्टर था। और क्योंकि इसमें लगभग सभी बिंदु, सभी तमाम पॉइंट्स, टॉपिक्स कॉमन हैं, तो इसी वजह से ये जो वीडियो है मेरा 9th और 10th क्लास के लिए कॉमन रहता है। अभी तक हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कह लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए, ये जो दोनों चैप्टर जो हैं, बेसिकली इसमें हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और यू कैन से गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया। जहां हमने शुरुआत में फेडरल स्ट्रक्चर को देखा मेरे फर्स्ट वीडियो में, और हमने जो बेसिक 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं वो देखे, जहां पे हमने लेजिस्लेचर समझा, हमने एग्जीक्यूटिव समझा और इंडिपेंडेंट जुडिशरी को भी समझा। कल के वीडियो में लास्ट जो हमने पढ़ा दैट इज फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा किस तरीके से बनती है, वहां की चुनाव प्रणाली क्या होती है। जैसा कि हमने देखा डायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग वेरियस कंस्टिट्यूएंसी से चुन के लोकसभा में जाते हैं। अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राज्यसभा। जैसा कि शुरुआत में ही हमने देखा था कि यूनियन गवर्नमेंट के तौर पे या सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे जो पार्लियामेंट हमारे यहाँ हिंदुस्तान में होती है, वहां 2 हाउस होते हैं, 2 सदन होते हैं। पहला लोकसभा, जिसे लोअर हाउस कहा जाता है, क्योंकि वो टेम्पररी हाउस होता है, हर 5 साल में, मैक्सिमम 5 साल में डिसॉल्व हो जाता है और दोबारा से चुनाव होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड हाउस दैट इज राज्यसभा की, जिसे परमानेंट हाउस भी कहा जाता है, अपर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि जो राज्यसभा है ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी। डिसॉल्व होने की जगह यहाँ क्या सिस्टम होता है कि राज्यसभा में जो लोग चुन के जाते हैं उनका जो टेन्योर होता है, टर्म होता है या कार्यकाल होता है, वो 6 वर्ष का होता है। और हर 2 वर्ष में आफ्टर एवरी 2 years 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं और उनके लिए वापस से अलग से चुनाव हो जाता है। यहां पे एक चीज समझने वाली है कि एक तो ये परमानेंट हाउस हो गया राज्यसभा, दूसरी चीज ये पूरी तरह से कभी डिसॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? 6 वर्ष का यहाँ पे सांसद का या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं राज्यसभा के, उनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, तो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स वो तो वहीं अवेलेबल हैं अभी। और जैसे 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका होता है, उसकी जगह पर अगेन नए लोग आ जाते हैं चुनावी प्रक्रिया से। अब यह समझने वाली बात है कि इनका जो चुनाव होता है ये ऑर्डिनरी चुनाव नहीं होता, जैसा कि आमतौर पर एक इंडिविजुअल गया, वोट डाला, ऐसा नहीं होता। इनका जो चुनाव होता है उस सिस्टम को कहा जाता है प्रोपोर्शनल इलेक्शन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बट वो प्रोपोर्शन में होता है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन को एक आम भाषा में समझेंगे हम तो आप लोग उसको रेशियो की तरह समझते हैं, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा और मैं डिटेल में लूंगा। सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं, एक तरफ से लेना शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स एंड प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो हम क्या देखते हैं, जैसे लोकसभा में हमने देखा था 552 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो मैक्सिमम 250 होते हैं। हावेवर अभी वर्तमान में 245 ही हैं। अब ये जो 245 मेंबर हैं वर्तमान में हैं, हावेवर ये ध्यान रखिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा इज 250। अब इसका भी बाइफरकेशन देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से होता है। इसमें से मतलब कितने बचे हैं? 245 में से जो 12 मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली नॉमिनेट कौन करता है? उन्हें प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं। अब उनका नॉमिनेशन का क्राइटेरिया क्या होता है? वो जो 12 मेंबर्स राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं या लाए जाते हैं, वो 12 के 12 लोग किसी न किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। फिर वो फील्ड स्पोर्ट हो सकता है, साइंस हो सकता है, आर्ट हो सकता है, कल्चर हो सकता है, मूवीज हो सकती हैं, लिटरेचर हो सकता है, या किसी सोशल सर्विस से जुड़ा हुआ कोई इंसान हो उसे भी प्रमोट किया जा सकता है या उसे भी नॉमिनेट किया जा सकता है।
तो ये 12 मेंबर तो फिक्स हो गए जो प्रेसिडेंट साहब खुद इनको नॉमिनेट करते हैं, जो कि अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। और बाकी के जो 233 मेंबर्स बचते हैं वो अलग अलग स्टेट से इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुन के आते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर अपॉइंट 233 members and the member are elected through the process of single transferable vote using proportional representation। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को कैसे समझेंगे? एक टर्म मैंने यहाँ पे यूज किया है कि ये कहां से निकल के आ रहे हैं, ये लेजिस्लेचर से निकल के आ रहे हैं, अर्थात अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी ये दिया हुआ है प्रावधान कि किस स्टेट से एज पर पॉपुलेशन डिसाइड होता है। ये बहुत फॉर्मुलेशन वाला काम है, बकायदा इसका पूरा एक फॉर्मूला होता है, एक सिस्टम बना हुआ होता है जिसमें आम जनता वोट नहीं करती है। हर राज्य से कुछ नंबर ऑफ सांसद, नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर राज्यसभा, तो ये चुन के आते हैं। सपोज कीजिए मैं राजस्थान की बात करता हूं तो 12 या 15 राजस्थान से हो सकते हैं, 5 या 7 हरियाणा से हो सकते हैं, 20 या 25 यूपी से हो सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर आपके सिलेबस में नहीं है और वो आपके काम का नहीं है, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो स्टेट वाइज हर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ लोग संसद भवन में आते हैं जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। अब बात आती है वोट कौन करता है, तो ऑब्वियसली जिस स्टेट को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जहां से वो मेंबर हैं राज्यसभा के, उस स्टेट के जो विधायक होते हैं वो ही इन सांसदों को वोट करने का अधिकार रखते हैं। आम आदमी इन्हें वोट नहीं करता है। ठीक है, आम भाषा में समझ में आ गया। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे कि हमारे द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, जो हमने एमएलए चुने हैं, विधायक जो हमने चुने हैं, वो इन राज्यसभा के मेंबर्स को वोट करते हैं, न कि डायरेक्टली एक इंडिविजुअल वोटर करता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन का डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट इलेक्शन में इंडिविजुअल वोटर वोट करता है, डायरेक्ट इलेक्शन में जो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो हमारे लिए आगे वोट करते हैं। तो ये तो सिस्टम होता है राज्यसभा के मेंबर के तौर पे इलेक्ट होने का। नंबर ऑफ मेंबर्स हमने देख ही लिए, मैक्सिमम 250, वर्तमान में 245 है, जिसमें से 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो बचे कितने बच गए 233, तो वो अलग अलग राज्यों से चुन के आते हैं। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स। तो अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इस चैप्टर में एक बड़ी मजेदार चीज है जो मैं आपको आज बताना चाहूंगा। और इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक कंटिन्यू करूं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे क्वेश्चंस बदलते चले जाएंगे, लेकिन आंसर के तौर पे बड़ी तमाम कॉमन चीजें आपको आगे देखने को मिलेंगी। जैसे अब यहाँ पे मैं पूरी रामकथा नहीं बांचूंगा आपके सामने कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए, ये तमाम चीजें तो आपको वैसे याद हो गई है लोकसभा में। यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, उसकी एज। लोकसभा के इलेक्शन में चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है 25 ईयर्स, जबकि राज्यसभा के मेंबर के लिए 30 ईयर्स। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। 30 ईयर्स का इकलौता जो डिफरेंस होता है बेसिकली वो यही होता है कि लोकसभा में 25 वर्ष की आयु का बंदा चुनाव लड़ता है, और राज्यसभा में जो इलेक्शन प्रोसीजर है या जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए बाध्यता है, उम्र का जो एक क्राइटेरिया है, दैट इज 30 ईयर्स। मिनिमम एज इज 30 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट इज टेन्योर ऑफ मेंबर्स, मींस टर्म ऑफ मेंबर। तो एक मेंबर का टर्म या टेन्योर मैक्सिमम 6 ईयर्स का होता है, एंड आफ्टर 6 ईयर वो रिटायर हो जाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जबकि लोकसभा में क्या था, 5 साल होता था, 5 साल के बाद अगेन चुनाव होते थे और फिर वो चुनाव जीतता था तो आ जाता था। राज्यसभा में जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है। तो एक डिफरेंस और अपने को समझ में आ गया है लोकसभा और राज्यसभा में। अब आगे बात आ जाती है ऑफिसर्स ऑफ द राज्यसभा। ऑफिसर्स के तौर पे लोकसभा में क्या होता था, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर होता था। वैसा ही एक पद यहां पे भी होता है जिसे चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन कहा जाता है। जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो कौन होता है, सिंपली याद रखने की बात है, जो भी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो बाय डिफॉल्ट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होगा। ठीक है, तो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मींस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये दोनों एक ही पोस्ट होती है, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी राज्यसभा का होता है। नेक्स्ट पोजीशन आती है डेप्यूटी चेयरमैन की। तो जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है वो राज्यसभा के जो तमाम मेंबर्स होते हैं 245, वो आपस में वोटिंग करके अपने बीच में से एक मॉनिटर या डेप्यूटी स्पीकर
कह सकते हो आप उसको डेप्यूटी चेयरमैन कहा जाता है। एग्जैक्टली उसको वो अपने बीच में से ही एक पर्सन को चुनते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट की एब्सेंस में, या यूं कह सकते हो आप एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की एब्सेंस में उनकी पूरी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज या भूमिका निभाता है। हाउएवर लोकसभा के पास अगर हम पावर की बात करेंगे, जो कि मेरा अगला टॉपिक है, पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां और डिटेल में समझा जाएगा कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बेसिकली पावर के संदर्भ में क्या डिफरेंस है, फंक्शनिंग के संदर्भ में क्या डिफरेंस है। बट हाँ, इतना जरूर समझ लीजिए आप कि नो डाउट लोकसभा के पास एज कंपेयर टू राज्यसभा नंबर ऑफ मेंबर्स भी ज्यादा होते हैं, इवन पावर्स भी ज्यादा होती है। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि राज्यसभा का कोई औचित्य नहीं है, इनके भी कुछ अपने स्पेशल पावर्स होते हैं। जब हम पढ़ेंगे फंक्शन एंड पावर ऑफ राज्यसभा तो वहां पे इन्हें हम डिटेल में देखेंगे। छोटा टॉपिक था आज का, पर मैं इसके साथ एक और नया टॉपिक इसी वीडियो में मर्ज नहीं करना चाह रहा, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है अक्सर बच्चों में, क्योंकि इसमें बड़ी सारी कॉमन चीजें आपको पढ़ने सुनने देखने को मिलेंगी दोनों ही चैप्टर्स में। एक वन अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट 10th क्लास में। तो वहां पे अगर जिसको ये वाला चैप्टर समझ में आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट समझना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत माइनर से चेंजेस आपको वहां देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियोस प्रॉपर्ली समझ में आ रहे होंगे। वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस चैप्टर का वेटेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है, और इसका रियल लाइफ में भी काफी वैल्यू होती है इस चैप्टर की। आपको समझना चाहिए भारत के नागरिक होने के नाते कि हमारा गवर्नमेंट सिस्टम किस तरीके से चलता है, किस तरीके से काम करता है। तो प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। कोरोना है, ठीक है, घर बैठे हैं, लेकिन ये तो एक तरह से देखा जाए तो आप इसका फायदा उठा सकते हो ना। ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडीज कीजिए, आपके पास प्रैक्टिस करने का काफी टाइम है। स्कूल आते थे, ठीक है, रेगुलर स्टडीज हो जाती थी, लेकिन आज भी वीडियो के माध्यम से मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अगर हम ऑनलाइन भी दे रहे हैं आपको, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपका बहुत सारा टाइम बच रहा है जिसको आप अपने सेल्फ स्टडीज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। वेल, थैंक यू सो मच।